सभी कृषि छात्रों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। आज यूपीएजीटीए के लिए एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। समय है सुबह के 7 और ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के तरीके से हैं, बहुविकल्पीय में हैं और इन सारे क्वेश्चनों की व्याख्या विधिवत तरीके से की जाएगी। यानी एक एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्मालैंड बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त होता है? कटहल, पपीता, अमरूद या सावार ऑरेंज। तो विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा। जिन्होंने विकल्प नंबर ये लगाया है उनका सही है। यानी ये मार्मालैंड एक प्रकार की क्या है, जेली है, जिसमें फल अथवा उसके छिलके को बारीक पट्टियों में काट कर मिला दिया जाता है। और ये किसी से तैयार किया जाता है बाबू? ये नींबू के प्रजाति वाले फलों से तैयार किया जाता है। नींबू वाली प्रजाति से फलों से तैयार किया जाता है। और नींबू वाली प्रजाति कौन कौन सी है जो फल होते हैं? यानी नींबू होता है, इसमें संतरा होता है, माल्टा होता है, चकोतरा होता है। तो इन्हीं से तैयार किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उच्च मादा क्या दिया है बाबू? एक मिनट। उच्च मादा नर फूलों के अनुपात वाले आंवले की किस्म है। तो कौन सी किस्म है? विकल्प आपका दिया है कृष्णा, कंचन, NA6 या NA9। तो NA9 इसका विकल्प सही हो जाएगा। नरेंद्र देव 9 ये इसका विकल्प सही है। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रजातियां भी बता देते हैं आंवले की। कुछ प्रजातियां जान लीजिए आंवले की जाते जाते। जैसे बनारसी, कृष्णा, चकैया, हाथी, झोल, बलवंत, कंचन, नीलम, NA6, NA10, NA7। ये किसकी है? ये सब आंवले की किस्म है। ये सब आंवले की किस्म है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फूल गोभी के तने का खोखलापन होने का क्या कारण होता है? तो विकल्प दिया हुआ है तांबे की कमी, जस्ते की कमी, बोरान की कमी। तो बाबू बोरान की कमी से जो फूल गोभी के तने में खोखलापन होता है। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन को लेकर डाउट है, तो जिन बच्चों को डाउट है उनको हम बता देते हैं कि आप परेशान ना होइए। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर टेस्ट A.K. त्रिपाठी की आती है। पृष्ठ नंबर 33 पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, जाके आप देख सकते हैं। यानी फूल गोभी में ब्राउनिंग या खोखला तना बोरान की कमी से होता है। इतना समझ गए होंगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा पॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत है? तो सेलेरी, ब्रोकली, पालक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बाबू इसके लिए विकल्प ये सही हो जाएगा, पालक। फोलिक एसिड के लिए पालक से अच्छा स्रोत कोई नहीं होता है। देखो, फोलिक एसिड का मतलब वो होता है लोह। क्या होता है बाबू? लोह। यानी फलों की अपेक्षा सब्जियों में लोह की मात्रा अधिक पाई जाती है। फलों की अपेक्षा सब्जियों में लोह की मात्रा अधिक पाई जाती है। और उसमें भी मुख्य रूप से किसमें? हरी पत्तीदार सब्जियों में फोलिक एसिड बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे हरी सब्जी में क्या हो जाएगा? पालक हो गया, सलाद हो गया, चौलाई हो गया, मेथी हो गया, मटर हो गया, बंद गोभी हो गया, सेम हो गया। तो इसमें फोलिक एसिड बहुत अच्छा पाया जाता है। अब विटामिन ए किस फल में पाया जाता है? यानी सब्जी में पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है आपका गाजर। नोट करिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। धनिया, पालक, टमाटर, पीला शकरकंद, पात गोभी और मेथी, इसमें विटामिन ए पाए जाते हैं। विटामिन ई किस में पाए जाते हैं? विटामिन ई किस में पाए जाते हैं? आप बताइए, विटामिन ई किस में पाए जाते हैं? यानी पत्ता गोभी, मटर और चौलाई में विटामिन ई पाया जाता है।
अब बात करें विटामिन बी की। ये किस में पाया जाता है बाबू? विटामिन बी, ये रहा बी। तो लहसुन, अरबी, मटर, सेम, हरी मिर्च, प्याज, इसमें सब में विटामिन बी पाया जाता है। तो इतना समझ गए होंगे कि फोलिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो पालक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनानास के उकठा रोग, यानी जो अनानास होता है उसमें उकठा रोग का क्या कारण होता है? आप सभी बताइए, अनानास में उकठा रोग का क्या कारण होता है? जीवाणु होता है, फंगस होता है, वायरस होता है, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो जिन्होंने सोचा है वायरस, उनका सही है। अनानास में उकठा रोग का कारण होता है वायरस, बिल्कुल। अब उकठा रोग के लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण क्या होते हैं? पहले पत्तियां लाल होती हैं, फिर गुलाबी होती हैं और अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, और जड़ों में इसके जो ऊतक होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है। उकठा रोग जो होता है इसका यही लक्षण होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सुबह 7 बजे हर दिन इस वीडियो को देखना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन कपास है? निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकन कपास है? यानी दिग्विजय, सुजाता, संजय या प्रमुख? तो प्रमुख इसका प्रजाति, अमेरिकन प्रजाति कौन सी बाबू? तो प्रमुख इसकी प्रजाति है। और कुछ अमेरिकन प्रजातियों का नाम हम आपको बता ही देते हैं। जैसे एक तो प्रमुख आपने जान ही लिया कि प्रमुख होता है। अब इसके आगे जानिए अमेरिकन में क्या होती है। महालक्ष्मी होती है, बीकानेरी होती है, विकास होती है, गंगानगर अगेती होती है, वारा लक्ष्मी होती है। अब कुछ देसी किस्में जान लीजिए। दिग्विजय, श्यामली, लोहित, ये सब देसी किस्में हैं कपास की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जौ की किस्में कौन में नेमाटोड अवरोधी होती है? जौ की किस्मों में कौन सी नेमाटोड अवरोधी होती हैं? रत्ना ज्योति, राजकरण या करण 19? तो बाबू जिन्होंने राजकरण लगाया है उनका सही हो जाएगा। राजकरण इसका विकल्प सी सही है। अब जान लीजिए जौ की जो मौल्या निमेटोड अवरोधी किस्मों में होता है RD 2052, RD 2035 या RD 387 इसी को RD 387 को ही क्या बाबू? RD 387 को क्या कहते हैं? राजकरण कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। यानी एक इतना समझ में आ गया, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम बताते हैं, एक ज्योति किस्म होती है जो CSA कानपुर से विकसित की गई है, जो कि करण 19 जो किस्म होती है करनाल से निकाली गई है, तथा यह छिलका रहित किस्म है, इसमें छिलका नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृदा में जिंक की कमी उग्र रूप लेती है, यानी जब मृदा में जिंक की कमी हो जाती है तो उग्र रूप लेती है। किसके कारण? फास्फोरस की उपलब्धता अधिक होने के कारण, बिल्कुल। लौह तत्व की उपलब्धता अधिक होने के कारण, बिल्कुल। मृदा में लवणीय प्रतिक्रिया अधिक होने के कारण। तो बाबू विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये चारों विकल्प इसमें सही हैं। क्या ये चारों विकल्प इसमें सही हैं इस क्वेश्चन में? अब बढ़ते हैं आगे। माइक्रोनी गेहूं अधिक उपयुक्त होता है। माइक्रोनी गेहूं अधिक उपयुक्त होता है। हम लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको देंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना होगा। दियारा लैंड की परिस्थितियों के लिए, पूर्णतया सिंचित परिस्थितियों के लिए, ड्राई लैंड परिस्थितियों के लिए, या उपरोक्त में किसी में भी नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ड्राई लैंड परिस्थितियों के लिए माइक्रोनी गेहूं और सबसे अधिक उपयुक्त होता है। जो माइक्रोनी गेहूं जाति की खेती कितने
12% क्षेत्र में की जाती है। जितनी भी गेहूं की खेती है उसमें 12% क्षेत्र में माइक्रोनी गेहूं की खेती की जाती है। और और ये कहाँ की जाती है ये भी बताते हैं। ये खेती मुख्यतः मध्य तथा दक्षिण भारत में वर्षा आधारित क्षेत्र में की जाती है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीरो टिलेज का प्रथम सफल प्रयोग चारागाह सुधार करने के लिए किया गया। जो जीरो टिलेज का प्रथम प्रयोग चारागाह सुधार करने के लिए किया गया। विकल्प नंबर एक हो जाएगा यूएसए, चाइना, बी विकल्प सी जर्मनी और डी इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा बाबू? यूएसए में किया है। जीरो टिलेज का प्रयोग सर्वप्रथम यूएसए में किया गया चारागाह सुधार करने के लिए। बिल्कुल। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। धान की परिपक्व होती हुई खड़ी फसल में बरसीम के बीच छिटक कर बोना उदाहरण है। यानी जब धान आपका परिपक्व की ओर खड़ी हुई फसल होती है तो उसमें बरसीम का बोना छिटक के बोया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आप बताइए क्या कहते हैं उसको? इंटर क्रॉपिंग कहते हैं, रिले क्रॉपिंग कहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, उपरोक्त में कोई नहीं कहते। तो बाबू तो वो होता है रिले क्रॉपिंग होता है। क्या होता है? रिले क्रॉपिंग होता है। अब रिले क्रॉपिंग क्या होता है पहले इसको जान लीजिए आप। इसकी खेती में पूर्ववर्ती फसलों के काटने से पहले आगामी फसलों को लगा दिया जाता है। यानी फसल तो खड़ी है तैयार होने वाली और दूसरी फसल उसमें लगा दी जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दोनों फसलों में प्रतियोगिता न्यूनतम रखी जाए, यानी जब तैयार होने में उसमें कोई समस्या ना हो। तो इसी को रिले क्रॉपिंग कहते हैं। यानी एक फसल तैयार हो रही हो, दूसरी फसल को उसी में बो दिया जाए। जब हमारा धान लगभग तैयार होने वाला है तो इसमें बरसीम बो दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो भी तैयार हो जाता है, उधर धान काट लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कानोला प्रजाति संबंधित। कनोला किसकी प्रजाति बाबू? कनोला किसकी प्रजाति है? तो ये हो जाएगा सरसों की प्रजाति है। ये किसकी प्रजाति है? सरसों की प्रजाति। जो कनोला प्रजातियां होती हैं सरसों से ही संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? सरसों से संबंधित होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वा किस्म की नवीनतम प्रजाति है। पूर्वा किस्म नवीनतम प्रजाति किसकी प्रजाति है? मक्का की प्रजाति है, ज्वार की प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है। तो बाबू गेहूं की ये प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। पूर्वा गेहूं की प्रजाति है। यानी एचडी 2824 गेहूं की नवीनतम उन्नतशील किस्म है। इसको एचडी 2824 पूर्वा का ही नाम है। एचडी 2824 गेहूं की नवीनतम उन्नतशील किस्म है। यह प्रजाति कहाँ से विकसित की गई? पूर्वा IARI से विकसित की गई। कब की गई थी बाबू? 2004 में की गई थी। और इस प्रजाति का उत्पादन कितना होता है? 46 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, मृदा में गंधक की कमी होती है जब उसका स्तर होता है। यानी मृदा में गंधक की कमी कब होती है? 15 से 20 ppm, 12 से 14 ppm या 11 से 13 ppm। और अंतिम है डी विकल्प सही हो जाएगा। यानी 8 से 10 ppm होता है तब मृदा में गंधक की कमी होती है। जब मृदा में 8 से 10 ppm स्तर तक पहुंच जाता है तो पौधों में इसकी कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिप्सम में गंधक की मात्रा कितनी होती? बाबू जिप्सम में गंधक की मात्रा कितनी होती है? तो 18.6। कितना होता है? 18.6 होता है जिप्सम। अब इतना जिप्सम में क्या होता है? 18.6। बिल्कुल, जिन्होंने 18.6 सोचा था उनका विकल्प सही है। बाबू अब एक चीज जान लीजिए, जिप्सम में गंधक, अब जिंक सल्फेट में अगर पूछ लिए
जिंक सल्फेट में पूछ ले सल्फर कितना पाया जाता है, तो क्या बताओगे? 17.8। पोटेशियम मैक्सिमम में सल्फर पूछ ले। और अंतिम क्वेश्चन आपके बीच में है जो आपको बताना है विकल्प में। अब अंतिम क्वेश्चन है, तंबाकू में टॉप सिकनेस की बीमारी का कारण क्या होता है? बोरान की कमी, मैंगनीज की कमी, कॉपर की कमी। 3 विकल्प दिया हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके समझ से इसमें कौन सा उत्तर होगा। बाकी इसका उत्तर कल वीडियो के माध्यम से पहले क्वेश्चन के रूप में दिया जाएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।